गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो एज वी ऑल नो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एक तरीके से यूनिट्स हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है जैसा हम सब जानते हैं सेलुलर पूल में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, एंड जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज़ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एक तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, वो कंपाउंड जैसे कि जो प्लांट की क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं, प्लांट की क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स प्रोड्यूस्ड करती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आप बोलोगे ये तो बात हो गई प्लांट की, तो व्हाट अबाउट अस ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम इनको बाहर के सोर्स से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल डेली अगर हम देखें तो हम ब्रेड वगैरह खाते हैं, या फिर हम घर में जो रोटी खाते हैं वो गेहूं के आटे की रोटी बनी होती है। तो बेसिकली जो गेहूं का आटा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। तो यानी कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट जा रहा होता है। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट अब आपको समझ में आया कि बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। फाइन। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द बायोमोलिक्यूल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी दो कैटेगराइजेशन है, नंबर 1 इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड नंबर 2 इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर द बायोमोलिक्यूल दैट आर कंपोज्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। 3 मेजर एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेसिकली द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O का होल n। तो n, अभी आप यहाँ पर बात करोगे कि ठीक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कितने मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है, वैसे ही वहाँ पर उनकी नंबरिंग कर दी जाएगी। मतलब अगर कार्बन 6 है तो यहाँ 6 लिखा जाएगा, अगर हाइड्रोजन 10 है तो 10 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन 5 है तो 5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है n। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 मेजर टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज मोनोसेक्राइड, नंबर 2 इज ऑलिगोसेक्राइड एंड नंबर 3 इज पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड बेसिकली क्या होता है, मोनो मतलब 1 एंड सैकराइड एक सैक्रॉन वर्ड से लिया गया है जो कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सैक्रॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। तो सैकराइड मतलब शुगर, मोनो मतलब 1, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर क्या होगा, मोनोसेक्राइड, मतलब सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होगा इसमें। जो मोनोसेक्राइड है उसको मोनोसेक्राइड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एल्डोज और कीटोज। मतलब ये बेसिकली ये एल्डोज और कीटोज क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। एल्डोज और कीटोज क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो है एल्डोज और कीटोजेस बेसिकली 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। इनको इनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर क्लासीफाई किया हुआ है मोनोसेक्राइड को। एल्डोज जैसे कि अगर हमें मालूम है कि इसमें क्या होता है प्रेजेंट, एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज CHO। CHO क्या है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप है। और कीटोन या कीटोज मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया। तो एल्डोज और कीटोज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इनके एग्जाम्पल भी है। तो यानी कि जो एल्डोज का एग्जाम्पल होता है दैट इज ग्लूकोज, और फ्रक्टोज जो कीटोज का एग्जाम्पल होता है वो होता है फ्रक्टोज। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, कुछ थोड़े से मर्ज हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएंगे, मैं थोड़ा सा अलग से इसको ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी अभी। फिर बात करते हैं ऑलिगोसेक्राइड की। ऑलिगो या फिर डाइसेक्राइड, ये आपको 2 तरह से बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, समटाइम डाइसेक्राइड एंड ऑलिगोसेक्राइड। डाई या ऑलिगोसेक्राइड का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा कितना हो सकता है, मतलब 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, 2 to 10 यूनिट ऑफ शुगर कहलाएंगी डाइसेक्राइड या फिर ऑलिगोसेक्राइड। 2 से 10 यूनिट होनी चाहिए शुगर की, तो वो आपकी डाइसेक्राइड या फिर ऑलिगोसेक्राइड में
कंसीडर की जाएंगी। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। ये बेसिकली 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि ओलिगोसेक्राइड के होते हैं। इनकी भी अभी डिटेल में बात करेंगे, मैं आपको अभी डिटेल में ही अच्छे से समझाऊंगी। फिर बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। पॉली, जैसा कि हमें नाम से मालूम है कि पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत ज़्यादा कितने हो सकते हैं, यहाँ पर हमने क्योंकि मालूम था ओलिगोसेक्राइड में 2 से 10 यूनिट ऑफ शुगर है, तो वैसे ही पॉलीसेक्राइड ऑब्वियस है कि 10 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि मोर देन 10 यूनिट ऑफ शुगर। अब वो 10 से ज़्यादा कितनी, थाउजेंड्स तक में हो सकती हैं। 10 से ज़्यादा वो 1000 की वैल्यू में भी हो सकती हैं, यूनिट्स ऑफ शुगर। तो यानी कि 10 to 1000 यूनिट ऑफ शुगर आपकी क्या होंगी, पॉलीसेक्राइड कहलाएंगी। तो पॉलीसेक्राइड को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अब यहाँ पर आप होमो या हेट्रो का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमो मतलब यहाँ पे अब सेम क्या, आप बोलोगे कि सेम क्या, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो है, सेम क्या, तो यहाँ पे सेम क्या होगा, जैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में इसको अभी बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि होमोपॉलीसेक्राइड का जो एग्जाम्पल है दैट इज स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है हाइलोइरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मोनोसेक्राइड का मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एल्डोज और कीटोज। 2 एग्जाम्पल भी बताए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये क्या है एल्डोज और कीटोज, अगर आपसे कोई भी पूछता है क्या है ये, तो आप क्या बताओगे, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ कि क्या होता है। तो बेसिकली जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये एक हेक्सागोन रिंग है। हेक्सागोन क्यों है, क्योंकि कार्बन, यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, आपको ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसीलिए ये एक हेक्सागोन रिंग में इसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो अब मैं इसको बैलेंस कर रही हूँ क्योंकि आपको इसकी सारी बैलेंस ही पूरी करनी है। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया CH2OH। ठीक, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन कंपाउंड हो गया, 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। तो ये आपका जो यानी कि ये एग्जाम्पल क्या हुआ, ग्लूकोज। ठीक है, यानी कि ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, इसको हम इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। यहीं पर हम बात कर लेते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 5 कार्बन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो आपका फ्रक्टोज है वो 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, CH2OH H OH H OH H H और यहाँ पे आपका आ गया CH2OH। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, ये आपका नंबरिंग कर दी है मैंने, ये आपका हो गया फ्रक्टोज। ठीक है, तो अब क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, इन्हें इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि जो मोनोसेक्राइड होता है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होता है, यानी कि ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, इससे ज़्यादा इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो मोनोसेक्राइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आपको बोला जाता है कि मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, तो आप बताओगे कि ये बेसिकली क्या होती हैं कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। जैसे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या, जैसे आपने हम एग्जांपल ले लेते हैं शुगर, क्योंकि हमें मालूम है कि डायरेक्ट सोर्स ग्लूकोज का क्या है, शुगर है। तो हम जो घर में नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं, चीनी जो शुगर हम यूज़ करते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। तो ये जो मोनोसेक्राइड की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि अगर हमें शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करना हो तो वो बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाती है, तो वैसे ही बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, तो यानी कि शुगर स्वीट इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी मोनोसेक्राइड की। अब बात करते हैं डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड बेसिकली क्या है, डाइसेक्राइड क्या है,
ठीक है। तो डाइसेक्राइड बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसके 3 एग्जाम्पल बताए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मैं बात कर लेती हूँ, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। मैं लैक्टोज की बात कर लेती हूँ। लैक्टोज क्या है बेसिकली? लैक्टोज 2 यूनिट ऑफ शुगर से मिलकर बना होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 या फिर मैक्सिमम 10 यूनिट ऑफ शुगर हो सकती हैं। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके एक स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। आई होप कि आपको बहुत ईजीली और अच्छे से समझ में आएगा। तो डाइसेक्राइड, मैं यहाँ पे डाइसेक्राइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। डाइसेक्राइड क्या मतलब? डाइसेक्राइड में भी मैंने आपको बताया कि मैं लैक्टोज की बात कर रही हूँ। लैक्टोज 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। नंबर 1 इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, ठीक है। तो लैक्टोज का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने सेम आपको बताया कि 2 यूनिट होंगी शुगर की, तो वैसे ही हम एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 2 ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमने 2 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये आपका हेक्सागोन रिंग है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ क्या करोगे? सबसे पहले H O H H O H OH H H O H H CH2OH, ठीक है। मैं नंबरिंग कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से नंबरिंग आपको करनी बहुत मस्ट है, क्योंकि नंबरिंग के भी नंबर कट जाते हैं एग्जाम में आपके। तो आप जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे नंबरिंग याद से करोगे, ठीक है। 1 2 3 4, ये आपका 5th पोजीशन है, और ये 6, ठीक है। सेम गोज with this to CH2OH H OH H H HO H OH H OH। अब मैंने आपको बताया कि 2 यूनिट ऑफ शुगर है। अब ये दोनों ऐसे ही हवा में तो रहेंगी नहीं, जाहिर सी बात है इनके बीच एक लिंकेज होगा, किसी चीज़ से तो जुड़ेंगी ही ना ये। तो जो लिंकेज इनके बीच में फॉर्म होगा वो कहाँ और किस पोजीशन पर होगा? तो वो इस इतने स्पेस में ही होगा, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता। मतलब इधर अगर आगे यूनिट और शुगर की जुड़ी होंगी तब होगा। मतलब अभी मैं आपको यहाँ पर 2 यूनिट ऑफ शुगर दिखा रही हूँ, तो जो आपका लिंकेज बनेगा, जो भी लिंकेज बनेगा वो यहाँ इस पोजीशन के बीच में बनना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो कि वो पोजीशन कैसे बनेगी, मैं आपको बता देती हूँ। वो पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दैट मीन्स यहाँ पे एक इस तरीके से एक लिंकेज फॉर्म होगा। आपको आई होप कि आपको दिख रहा होगा कि वो लिंकेज कैसे बना है। इस तरीके से यहाँ पे इधर से एक H मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और यहाँ से OH मतलब एक O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि दोनों। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, H2O वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना के दिखा रही, क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, वो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। जो बॉन्ड यहाँ पे अब मैंने स्ट्रक्चर तो सेम है, मैं यहाँ पे बॉन्ड बता रही हूँ किस तरीके से होगा। यानी कि अगर ये निकल गया तो जो बॉन्ड होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऑक्सीजन जो यहाँ पर बची हुई ऑक्सीजन है ना, ये वाली सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बचा है, वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक लिंकेज फॉर्म हो जाएगा। इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और हम इस पूरी रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन हुई, इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों कंडेंसेशन रिएक्शन ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, पानी यानी कि H2O वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। और जो ये इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। चलो हम वापस आ जाते हैं अपनी उसी थ्योरी पर जो हम पढ़ रहे थे। तो अब बात करते हैं, ये तो आपका हो गया मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, ठीक है। अब डाइसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डाइसेक्राइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी सेम कुछ प्रॉपर्टीज़ मोनोसेक्राइड जैसी होती हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन होते हैं, सेम मैंने आपको बताया वही क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है।
वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन नेचर होते हैं, मीठे होते हैं ये भी सेम। उसके अलावा ये क्या होती है, हम इनको सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्यों मोनोसेक्राइड को नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो सिंगल यूनिट थी। लेकिन ऑलिगोसेक्राइड को कर सकते हैं क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा यूनिट से मिलकर बना है, तो हम इनको सिंगल यूनिट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम इनको ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहीं लैक्टोस वाली बात करूँ, जो अभी हमने इधर बनाया लैक्टोस वाली बात करूँ, तो अगर हम इनको ब्रेक करें तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा, गैलेक्टोस अलग हो जाएगा ना। वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दो यूनिट को हम इजीली और अलग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, जो मोनोसेक्राइड से डिफर है इनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि मोनोसेक्राइड को ब्रेक नहीं कर सकते आप। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड मैंने आपको बताया है कि होमो और हेट्रो मैंने आपको बोला था मैं बताऊंगी, यही मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया था। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ें हो गई। स्ट्रक्चर तो बना, मिलकर बना तो कार्बोहाइड्रेट यूनिट से ही है, पर दो डिफरेंट यूनिट है, मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो जब जहाँ पर दो डिफरेंट यूनिट मिलकर एक स्ट्रक्चर को बना रही हैं वो कहलाएगा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। और जहाँ पर दो सेम कंपाउंड मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, वो कहलाएगा होमोपॉलीसेक्राइड। अगर वहाँ पर दो ग्लूकोज सेम है, एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं वो होमोपॉलीसेक्राइड। और अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर कुछ बना रहे हैं तो, या फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर कुछ बना रहे हैं तो वो है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने कभी आपने ब्रेड, हम लोग जो नॉर्मल ब्रेड, वाइट ब्रेड हम जो खरीद कर खाते हैं, जो ब्रेड होता है, ब्रेड बेसिकली क्या होता है, जो हम वाइट ब्रेड खरीद कर खाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, जब हम ब्रेड खाते हैं तो हमें वो उसका कोई भी टेस्ट नहीं पता चलता, क्योंकि वो टेस्ट लेस होता है बिल्कुल, ठीक है, हमें कोई भी टेस्ट नहीं पता चलता। लेकिन जब हम धीरे धीरे उसे चबाना स्टार्ट करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है, वो हमें थोड़ा सा स्वीट इन नेचर लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम उसे चबाते हैं वो हमें थोड़ा मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मीठा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि वो मोनोसेक्राइड में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्टार्च, बेसिकली जो ब्रेड है वो स्टार्च का मिलकर बना हुआ है। स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। लेकिन जब हम उसे चबा रहे हैं तो वो टूट रहा है, किस यूनिट में? मोनोसेक्राइड में, मतलब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए वो हमें थोड़ा थोड़ा मीठा लगना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया है कि मैं यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, ठीक है ना। इसीलिए वो हमें उसका टेस्ट आने लग जाता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीसेक्राइड की, कि हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं मोनोसेक्राइड यूनिट में, मतलब हम अलग अलग यूनिट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, ये बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अच्छे से ध्यान रखना है कि डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड वाटर में सॉल्युबल हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, टेस्ट लेस होते हैं, इनका अपना कोई टेस्ट नहीं होता। बिकॉज जैसे मैंने आपको ब्रेड का एग्जांपल दिया, स्टार्च का टेस्ट नहीं है, लेकिन जब वो मोनोमेरिक यूनिट में टूट रहा है, जब वो मोनोमर में टूट रहा है तब वो तो टेस्ट दे रहा है हमें, यानी कि ये टेस्ट लेस होते हैं। इनको हम एमॉर्फस भी बोलते हैं, एमॉर्फस, ठीक है, AMORPHOUS। एमॉर्फस का मतलब होता है कि इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉपर किसी भी एक शेप में नहीं होते, डेफिनेट शेप नहीं होता, इसलिए इसको एक वर्ड दिया गया है एमॉर्फस, एमॉर्फस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तो बात हो गई आपकी पॉलीसेक्राइड की। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या है हमारी बॉडी के लिए, या हमारे लिए, या कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है क्या। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। वो एटीपी, यानी कि एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है? ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज है। फिर ये क्या करते हैं, एक तरीके का स्टोरेज मटेरियल है। स्टोरेज मटेरियल क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, स्टोरेज मटेरियल, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। अब हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो एनर्जी बेसिकली हमारी बॉडी में जो स्टोर होती है, मतलब पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, STARCH, स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में एनर्जी स्टोर होती है।
और एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स मतलब हम ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आते हैं, तो हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं कि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है। बेसिकली तीसरा रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है कि प्लांट्स में सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फॉर्म स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ ये कैसे बना रहे हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे बना रहे हैं कि प्लांट्स में जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज की मिलकर बनी है। तो वो सेलुलोज है क्या, सेलुलोज भी तो एक कार्बोहाइड्रेट ही है जो कि पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, कितने टाइप में इनको डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़, डाइसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ एंड पॉलीसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको पता है कि क्या होता है। सो थैंक यू सो मच।